हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। मतदान केंद्रों में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। हरियाणा की एलनाबाद सीट के लिए आज डाले जाएंगे वोट। टिकरी बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने पर अड़चने बरकरार। प्रशासन के साथ किसानों की बैठक फिर रही बेनतीजा। किसान बॉर्डर पर सिर्फ 5 फुट का रास्ता देने को तैयार। सोनीपत में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। चरित्र पर शक होने पर मां बाप ने बेटी की हत्या की। पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे। और गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर फिर विवाद। चिन्हित जगह पर पहुंचे हिंदू संगठन के सदस्य पुलिस ने लिया हिरासत में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज उपचुनाव के रण के साथ करेंगे। उपचुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। हरियाणा और हिमाचल में आज उपचुनाव है। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान आज होना है और ये 8 बजे से शुरू हो जाएगा। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। तो हिमाचल की 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक मंडी लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है, जिनमें जुब्बल कोटखाई सीट है, अर्की सीट है, इसके साथ ही फतेहपुर की सीट है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी आज उपचुनाव है। एलनाबाद सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है, जहां पर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था और उसके बाद यहां पर आज उपचुनाव किया जा रहा है। तो चुनाव जो है, मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से एलनाबाद की सीट पर मतदाता मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। बात अगर हिमाचल की जाए तो 4 सीटें और इन चारों सीटों पर 8 बजे से यहां पर मतदान शुरू होगा। भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 8 बजे का वक्त यहां पर तय किया गया है। तो वहीं हरियाणा में 7 बजे का वक्त तय किया गया था, जिसे लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। तो बड़ी खबर हरियाणा और हिमाचल के लिहाज से उपचुनाव का रण यहां पर सजा हुआ है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एलनाबाद की सीट पर मतदाता यहां पर मतदान के लिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एलनाबाद की सीट पर आपको बता दें कि इससे पहले अभय चौटाला इनेलो से यहां पर विधायक थे। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से उपचुनाव के ऐलान के बाद यहां से वो मैदान में उतरे हैं। तो एलनाबाद का पूरा हाल हमने आपको बताया। इसके साथ ही हिमाचल की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर हिमाचल में उपचुनाव है और इन उपचुनावों में अगर बात की जाए तो मंडी लोकसभा सीट इसमें शामिल है। इसके साथ ही 3 विधानसभा सीट शामिल है। अगर 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो उसमें जुब्बल कोटखाई की सीट शामिल है, इसके साथ ही अर्की की सीट शामिल है और इस फतेहपुर की सीट शामिल है और यहां पर 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और उपचुनाव के रण में हमारे संवाददाता भी मैदान में हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। नकुल जसूजा एलनाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ ही रणबीर शिमला से जुड़ गए, विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए फतेहपुर की सीट से। नकुल, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके की तस्वीर वहां से देखी जा रही है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हिल रहा है कैमरा। देखिए, बिल्कुल कुसुम, उत्साह देखने मिल रहा है वोटर्स में। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई थी तब से ही लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई थी। इस वक्त मैं दड़बाकला गांव के स्कूल में हूं और यहां पर 3 बूथ बनाए गए हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल अब से कुछ देर पहले वोट पोल कर गए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों,
बड़े स्तर पर यहाँ पर वोट पोल करने के लिए आए हैं। इस तरह की तस्वीरें सिरसा इलाहाबाद में देखने को मिल रही हैं। 3 बूथ बनाए हैं और तीनों बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर हैं। सुबह 7 बजे ही पोलिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद से ही यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए थे। तमाम जो तैयारियां की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा जो लोग जा रहे हैं उनको कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। हैंड सैनिटाइज करवाने के लिए यहाँ पर टीम बैठी है। उसके अलावा मास्क उन्हें दिए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पर आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के, आरएएफ के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए बिल्कुल सुनियोजित, बिल्कुल सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी सुरक्षा लगाई गई है। तमाम जितने भी बूथ्स हैं यहाँ पर वहां पर पूरी टाइट सुरक्षा लगाई गई है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल जो है वो वोट पोल करके गए हैं और यहाँ पर वोट पोल किया है। तो तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं तो उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स। और खास बात ये भी है कि वोटर इसलिए सुबह सुबह जल्दी आ रहा है क्योंकि गांव देहात का इलाका यहाँ पर है और सबने अपने खेतों में काम करने के लिए जाना होता है। इसीलिए सुबह सवेरे से ही यहाँ पर लोग बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। वोट पोल करने को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जी कुसुम। नकुल, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिमला चलते हैं। रणबीर, किस तरीके की तैयारी वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जी हाँ, देखिए कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है तो जिस तरह की गाइडलाइन जो है जहां जहां देश में चुनाव हो रहे हैं वो पूरी गाइडलाइन जो है यहाँ भी जो है उनकी जो है पालना यहाँ पर की जाएगी। उस लिहाज से तैयारी जो है निर्वाचन आयोग ने पहले कर ली थी और सुरक्षा व्यवस्था की भी जो है यहाँ पर पुख्ता तैयारी की गई है। लेकिन यहाँ हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मतदान हमेशा जो है शांतिपूर्ण रहता है। अब तक कोई ऐसी बड़ी घटना जो है पिछले चुनावों में या फिर नगर निगम जो चुनाव होते उनमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि ये वाला उपचुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन चारों सीटों की बात करें, एक जो है मंडी लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीट है। तो कुल मिलाकर हालांकि यहाँ से जो है ये तो है कि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। लेकिन यहाँ पर साख जो है किस तरह से यहाँ पर सरकार की दांव पर है, कांग्रेस की भी यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि 2 सीटें अर्की और फतेहपुर वो कांग्रेस के पास ही थी, उनमें कैसे वापसी करनी है। मंडी लोकसभा सीट हालांकि भाजपा के पास थी, 4 लाख से ज्यादा मतों से जो है रामस्वरूप शर्मा जीते थे, अब उसे बरकरार रखना। और मंडी जो है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उस लिहाज से ये जो है एक साख की बात है। भाजपा के लिए भी कांग्रेस किस तरह से वापसी करेगी, वीरभद्र परिवार के लिए साख का सवाल है कि उनके परिवार से उनके निधन के बाद पहली बार जो है कोई चुनाव हो रहा है और उनके परिवार से उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है। और जुब्बल कोटखाई की बात करें, भाजपा को यहाँ पर जो है कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्हीं के बागी उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं चेतन मराठा, ये सीट जो है भाजपा के पास ही थी। अब कैसे जो है भाजपा यहाँ पर वापसी करेगी, हालांकि बहुत मुश्किल यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से फायदे में रहेगी, ये जो है ये झगड़ा जो भाजपा के बीच चल रहा है उससे ये यहाँ पर जो है कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो है मतदान शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है। लेकिन 2 नवंबर को जब परिणाम आएगा वो बहुत सारे सवाल जो है एक बार फिर से खड़ा करेगा। जयराम सरकार का ये 4था साल है, किस तरह का कार्यकाल रहा है, एक तरह का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। 20 विधानसभा क्षेत्र में जो है चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस इसे जनमत संग्रह बता रही है कि जिस तरह से अब तक की जयराम सरकार की कार्य प्रणाली रही है, जो कार्य किए हैं उनके दावों की पोल भी खुलेगी। कुल मिलाकर इन उपचुनावों में सत्ता पक्ष पर जो है यानी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका ज्यादा असर 2022 के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसमें दिखेगा। और केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह का रुझान है अभी लोगों का, उसका पता जो है मंडी लोकसभा सीट में जो चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम से पता चलेगा। कुसुम।
जी रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ। विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, फतेहपुर आप पहुंचे, आज चुनाव है यहाँ पर, विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर है, तो किस तरीके की तैयारी, क्योंकि बस अब से कुछ ही वक्त बाद जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त है, हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो कैसी तस्वीर अभी फतेहपुर से? बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हल्की हल्की ठंड जो वो देखने को मिल रही है। सुबह और शाम अब वादियां यहाँ की जो है वो ठंडी हो चुकी हैं, और ऐसे में जो है 8 बजे के बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा। और 8 बजे के बाद जैसे ही मतदान शुरू होगा तो ये फतेहपुर की जो ये सीट है, यहाँ पर जो है वो हमेशा ही जो मतदाता हैं उनमें जो है वो काफी उत्साह देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बीते एक दशक ही लगभग एक दशक से ही जो है वो ये जो सीट थी वो कांग्रेस के पास ही थी, और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती भी है कि कैसे उस चीज को जो है बरकरार रखना, क्योंकि इस बार भी सुजान सिंह पठानिया के पास ये सीट थी। सुजान सिंह पठानिया जो है कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे कुसुम, और तो उनके आकस्मिक इसी साल फरवरी महीने में जो उनका निधन हुआ था उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद आज उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब उन्हीं की लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र जो है भवानी सिंह पठानिया मैदान में है, और कड़ी टक्कर जो है इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे भी रहे हैं। लेकिन यहाँ इस सीट में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर राजन सुशांत है, डॉक्टर राजन सुशांत 4 मरतबा जो है वो यहीं से जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, यानी वो सांसद भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांगड़ा से भी रह चुके हैं, और विधायक भी यहां से रह चुके हैं। लेकिन इन दिनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पहले वो जब भी इलेक्शन उन्होंने जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उन्होंने उनके ही बैनर तले जो है वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन अब जो है उनके सामने भी इस सीट को बचाने की, दोबारा से वापसी करने की, और बाकायदा उनकी ओर से घर घर जाकर जो है वो लोगों से ये कहा गया है कि 15 साल का वनवास है उसको खत्म करवाया जाए और उनको जो है वो दोबारा वापसी करवाई जाए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो ऐसा कोई नेता जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाया है। ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस की ओर से उछाला गया था। उसके अलावा जो है यहाँ पर विकास की बात जो है वो सरकार की ओर से की गई। सरकार की ओर से ये कहा गया, बाकायदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार जो है यहाँ पर कई ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए, क्योंकि फतेहपुर की सीट को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी साख का भी सवाल मानकर चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि फतेहपुर को फतेह कर लिया तो यानी जो आगे भविष्य में साल 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी जो राह है वो भी कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर जो है वो आएगी। इसलिए क्योंकि कुसुम साल 2022 में जो चुनाव होने हैं या अभी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ये सीट जीत भी लेती तो कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल इन चुनावों को दिया गया है, इन उपचुनावों को दिया गया है, तो ऐसे में साख जो है वो सरकार को बचानी है। और अगर इस वक्त ये साख सरकार नहीं बचा पाती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है वो जनता में इसका मैसेज जो है वो बिल्कुल नेगेटिव जाएगा सरकार के प्रति, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इन दिनों जिस तरह से मुद्दे जो हैं वो इस वक्त आम जनता के बीच में है, समाज के बीच में है, वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं वोटिंग जरूर होगी। और ये जो रिजल्ट्स आएंगे, वो जो रिजल्ट्स है, भले ही 4 सीटें हैं, एक संसदीय क्षेत्र की है तो 3 जो है वो विधानसभा क्षेत्र की है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आएंगे इसके दूरगामी परिणाम होंगे कुसुम, ये बिल्कुल कहा जा सकता है जी। और यही वजह है विचित्र कि सभी सियासी दलों ने यहाँ पर अपनी जान झोंक दी है, अपनी पूरी यहाँ पर ताकत लगा दी है प्रचार प्रसार के लिए। रणबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज के वक्त में सियासी दल मैदान में उतरे, और कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट देगी? जी हाँ, देखिए अगर मुद्दों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त महंगाई का बना हुआ है। आप जो है खाद्य तेल की कीमतों से लेकर खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें, जिसका सीधा असर जो है महंगाई पर पड़ता है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और विपक्षी दल जो कांग्रेस है यहाँ हिमाचल में, वो इसे जो है भुनाने का जो है प्रयास यहाँ पर कर रहा है, और जनता में भी खासा रोष जो है कहीं देखने को मिल रहा है। और बेरोजगारी दूसरा बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि 10-12 लाख से ज्यादा जो है रजिस्टर्ड अब बेरोजगार हिमाचल में हो गए हैं। तीसरा अगर मुद्दा करें, यहाँ जुब्बल कोटखाई शिमला की अगर पर्टिकुलरली बात करें, शिमला में सेब बाहुल्य इलाका है, सेब के दाम जो है किस तरह से गिरे हैं, धड़ाम से गिरे हैं। किसी बागवान को जो है 10-10 साल पुराना रेट भी मिला है। एक ये बड़ा मुद्दा जो है सेब बाहुल क्षेत्र होने के नाते शिमला में महत्वपूर्ण रहेगा, और मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारा इलाका जो है जिसमें कुल्लू का आता है, किन्नौर का आता है, और मंडी के कुछ इलाके जहां पर सेब होते हैं वहां पर भी जो है सेब का मुद्दा है। और इन्हीं इलाकों में सड़क एक और अहम मुद्दा है कि जिस तरह से सड़कों की हालत खस्ता है, लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से दावे और वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं, और
ये कहा जा रहा है कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि ये जो 3-4 मुद्दे हैं जहां पर सरकार जो है बैकफुट पर नजर आ रही है, ये देखना होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान कोशिश तो बहुत की गई इन मुद्दों पर जो है जनता को रखा जाए, लेकिन ध्यान जो है इधर उधर भटका भी है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा सही मायनों में अगर मुद्दे के आधार पर जो है जनता मतदान केंद्र तक पहुंचती है तो वो अपने आप में जो है ये माना जा सकता है बदलाव के संकेत हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक इन मुद्दों की इधर हम बात करें, अगर मुख्यमंत्री पर वोटर भरोसा करता है तो तस्वीर कुछ और हो सकती है। राज्य सरकार पर भरोसा करेगा वोटर तो वो तस्वीर कुछ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा जो है, सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा महंगाई का बना हुआ है। इसमें अब जो है जो गरीब तबका है और मिडिल क्लास जो है वो बुरी तरह से प्रभावित यहाँ पर है। बहुत तीखे सवाल जो है जनता साथ ही पूछ रणबीर, रही है। हमें पर्यटन को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल, पर्यटन का भी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो समय बीता है पर्यटन कारोबार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि महामारी है, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और राहत देने की बात की थी जो अलग अलग तबका है, जिसमें आपका जो है ये टूरिज्म सेक्टर में अगर हम बात करें, जो होटल इंडस्ट्री है उन्हें जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी मांगे उनकी लंबी चौड़ी रही और जो अलग अलग टैक्सीज हैं उनको माफ करने की बात जो है पर्यटन कारोबारियों ने रखी थी, वो सब नहीं हुआ। जो बिजली पानी कूड़े के जो चार्जेस है, जिस तरह से वो जो है कोविड के टाइम पर भी उसी में जो है आते रहे। जो नॉन कोविड पीरियड में जो बिल्स आते थे उसमें जो है छूट की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है पर्यटन के लिहाज से भी ज्यादा कुछ जो है लोगों को राहत नहीं मिली है, चाहे वो पर्यटन कारोबारी हो या फिर पर्यटन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। जी कुसुम। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विचित्र भी हमारे साथ जुड़े रहे। विचित्र, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बने रहिए और जानकारी देते रहिए। फिलहाल के लिए ये बताना चाहूंगी कि आज हिमाचल की 3 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। विधानसभा की 3 सीटें हैं, अर्की सीट यहाँ पर है, जुब्बल कोटखाई सीट यहाँ पर है और इसके साथ ही यहाँ पर फतेहपुर की सीट है। तो इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके साथ ही यहाँ पर मंडी की लोकसभा सीट है और इस पर भी आज मतदान किया जाना है। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की एलनाबाद सीट पर आज उपचुनाव किया जा रहा है। जनता पहुंच चुकी है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर है कि नहीं रहे कांग्रेसी नेता जीएस बाली। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार चल रहे थे। वीरभद्र सिंह के बाद जीएस बाली का ही दबदबा था। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएस बाली नहीं रहे कांग्रेस की हिमाचल की सियासत के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वीरभद्र सिंह के बाद जो बड़े कद्दावर नेता थे जीएस बाली, उनका निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। विचित्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए कुसुम, बिल्कुल ये बहुत दुखदायी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। और एक बहुत बड़े सियासत के सूरमा जो है वो आज इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं हिमाचल प्रदेश से। जीएस बाली का यूं आकस्मिक और असमय चले जाना जो है वो सियासी गलियारों में बेहद दुखद और शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आज सुबह ही उनके जो सुपुत्र हैं जो रघुवीर बाली हैं, उनकी ओर से अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो इस बात की जानकारी दी गई है कि आप उनके जो पिताजी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका इलाज जो है वो एम्स में चल रहा था और आज देर रात को जो है उन्होंने अंतिम सांस लिया और बाकायदा उन्होंने अपील की है
हिमाचल प्रदेश की जनता से कि वो इस शोक की घड़ी में, दुख की घड़ी में जो वो धैर्य बनाए रखे। मैं कुसुम आपको बता दूं कि ये जो जीएस बाली थे, उनका एक अपना एक अलग रसूख था सियासत में भी और हिमाचल प्रदेश की विपक्षी दलों में भी और अपने दल में भी। उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म था वो 1954 में हुआ था। 67 साल की अभी महज उम्र थी, कोई बड़ी उम्र नहीं थी। और इस छोटी सी उम्र में उनका यूं चले जाना जो है वो वाकई में बहुत अब एक तरह से बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस में जब वीरभद्र की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री जो है वो माने जाते थे कुसुम, और उनका एक अपना जो है वो कद था। जब वो राजनीति में आए थे कुसुम, राजनीति में आने से पहले जो उनकी ओर से अपने ही स्तर पर जो वो कई ऐसे समाज सुधारक काम जो वो किए गए, उनकी ओर से बाकायदा एक जो है हिमाचल प्रदेश में एक सभा बनाई गई थी, नागरिक समाज सुधार सभा बनाई गई थी। तो इस तरह की उन्होंने बहुत ऐसे कई काम किए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका लगा है, हिमाचल की सियासत को झटका लगा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बाद अब जीएस बाली का निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।